कहानी की शुरुआत में हम जुंग नाम की एक महिला नर्स को देखते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते वक्त एक छोटे बच्चे को कल्पना कर रही है जो असल में उसी का ही बेटा युनसु होता है और आज से 6 साल पहले वो गुम हो चुका है। जुंग का पति मियोंग आज भी ढूंढ रहा है अपने गुमशुदा बेटे को। वो अलग अलग शहर जाकर अपने बेटे को ढूंढ रहा है और उसकी जिंदगी इसी गाड़ी में ही गुजर रही होती है। आज दोनों एक औरत से मिलने आए हैं जिसका बेटा भी खो चुका था, लेकिन अब उसने अपने बच्चे को दोबारा पा लिया है। करीबन 4 साल बाद उस महिला से उसे पता चला कि उसने अपने बेटे को एक मेंटल हॉस्पिटल में ढूंढ निकाला था। बच्चे ने पुलिस में अपनी माँ का नाम बताया था, लेकिन पुलिस ने बच्चे की खोज न करके सीधा उसे भेज दिया था मेंटल हॉस्पिटल में। उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद जाने से पहले जुंग उस छोटे बच्चे से गाल पे एक किस मांगती है। अपने बच्चे के प्यार को वो इसी तरह बाकी छोटे बच्चों में ढूंढती रहती है। घर आकर वो फिर से अपने बच्चे की कल्पना करती है। युनसु कितना खुश था, उसकी हंसी, उसकी किलकारियाँ, उसकी बदमाशी इस घर में गूंजती रहती है। कैसे वो अपनी बदमाशियों से इस घर को रौनक करके रखता था, कितने अच्छे से वो खाना खाता था। यही सब कल्पना वो कर रही होती है। तभी मियोंग घर आया। जियोंग मियोंग से कहती है, मैं कितनी स्वार्थी थी, जब बच्चे का ख्याल रखते रखते, बच्चे को बड़ा करते करते वो कितनी थक जाया करती थी। तब उसने चाहा था कि एक हफ्ते के लिए उसका बेटा कहीं चला जाए, अगर एक सप्ताह के लिए वो अकेला रह पाता। और अब अपने इसी सोच के लिए वो खुद को दोषी मानती है। अपनी लापरवाही की वजह से आज उसका बेटा लापता है और यही सब सोच सोचकर वो खुद से घृणा करने लगी है। उस वक्त तुम बहुत थक चुकी थी, इसीलिए तुमने ऐसा सोचा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब हम सॉन्ग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लापता हो चुके बच्चों को ढूंढने की एक संस्था में काम करता है और वो 6 साल से युनसु को ढूंढने में उनकी मदद भी कर रहा है। आज मियोंग यहाँ आया है। 6 साल से अपने बच्चे युनसु को ढूंढने के बाद आज उसने तय किया कि वो दोबारा काम पर जाएगा। इसलिए वो सॉन्ग के पास टीचर की जॉब के लिए आया है, जो एक बार सॉन्ग ने उससे कहा था, और अपने 6 साल से ढूंढ रहे बच्चे की जितनी भी डिटेल्स थी वो भी उसने सॉन्ग को दे दी। और इसके बाद वो चला आया पढ़ाने के लिए। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया कि उसका बेटा युनसु पास ही किसी दुकान में रोटी बेचने का काम कर रहा है। ये मैसेज देखकर वो बहुत ही उदास हो गया। ऐसे बुरे वक्त में भी लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। प्रिंसिपल से बात करते समय भी उसे एक मैसेज आया जहाँ उसके बेटे जैसे दिखते एक बच्चे का तस्वीर भी है। उसका मन और नहीं मानता, वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा उसी जगह के उद्देश्य से। लेकिन उस जगह पहुँचने के रास्ते में ही उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसके फोन पर एक और टेक्स्ट आया कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है और असल में उन्हें युनसु मिला ही नहीं है। लेकिन इस प्रैंक कॉल की वजह से मियोंग की जान चली गई। दूसरी तरफ जोंग खाना बनाकर अपने पति मियोंग का इंतजार कर रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 6 साल पहले अपने बच्चे के लापता होने का गम अभी तक मिटा भी नहीं था कि उसके ऊपर उसके पति की मृत्यु की पीड़ा वो तो मानो अंदर से बिखर गई हो, टूट गई हो। दूसरी तरफ नाइपो आइलैंड में एक लड़के को दिखाया जाता है जो दिखने में बिल्कुल युनसु की तरह है। वहाँ आइलैंड का ही एक परिवार उसे अपने साथ ले आया है। उस लड़के का नाम मिन है। वो परिवार उसे फिशिंग फार्मिंग में गधों की तरह काम करवाते हैं। उस फार्मिंग में एक पागल आदमी भी काम करता है जो कि हमेशा मिन को परेशान करता, उसे मारता रहता है। और आज तो उस पागल ने मिन को लात मारकर पानी में ही फेंक दिया। उसे पानी में इस तरह हाथ पैर मारता देख उस पागल को बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन तभी चोई नाम का एक आदमी आकर मिन को पानी से बाहर लेकर आता है और उसकी केयर करता है, क्योंकि उसका भी मिन जितना ही एक बेटा है जो कि बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई करता है। और मिन को देखकर उसे अपने बेटे की याद आ जाती, इसलिए वो हर वक्त मिन के साथ अच्छा व्यवहार करता, उसके साथ अच्छे से रहता। वो दिल का अच्छा है। अब इधर मियोंग के एक्सीडेंट की खबर टीवी पर दिखाई जाती है। असल में 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो शायद युनसु के क्लासमेट होंगे, जो मियोंग के साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, और बस एक प्रैंक की वजह से एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ टीवी पर उसके लापता बेटे की खबर भी दिखाई जाती है। उस खबर को देखकर पुलिस ऑफिसर किम अपने बॉस से कहता है, ये लड़का दिखने में तो उस फिश फार्म के मिन जैसा लगता है। इसके बाद उसने अपने फोन पर युनसु की तस्वीर अच्छे से देखी, पर तभी उसका बॉस होंग बोला, इस उम्र में तो सभी बच्चे एक जैसे ही दिखने में होते हैं और इस चीज में तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन किम का डाउट उसके मन में ही रह गया, इसीलिए वो उसे फिश फार्म चला आया
मिन को देखने। इसके बाद उसने युनसू के गुम हुए पोस्टर पर मिन की तरह ही उस तस्वीर पर बड़े बड़े बालों को ड्रॉ करने लगा। और जब वो बनकर तैयार हो गई तो युनसू और मिन के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहता। इसके साथ ही साथ मिन और युनसू के सभी डिटेल्स भी मिल जाते हैं। युन की तरह ही मिन के भी पीठ और कंधे पर जन्म दाग है। उसने मिन से पूछा कि वो युनसू है कि नहीं, लेकिन मिन कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप बस खड़ा रहता है। इसके बाद ऑफिसर किम अपने बॉस होंग के साथ उसे फिश फार्म आता है। खाना खाते वक्त उसने पूछा कि मिन उन्हें कहाँ मिला था। उस परिवार ने बताया कि उनका कोई रिश्तेदार दे गया था, क्योंकि मिन के देखभाल के लिए कोई भी नहीं था और उनका ये रिश्तेदार आज से 6-7 साल पहले ही मारा गया है। तब किम ने कहा कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे ही उस रिश्तेदार ने मिन को चोरी किया हो। मिस्टर होंग ने तब गुस्से से कहा, उन्हें क्या ऐसी आन पड़ी थी मिन के जैसे एक बेकार बच्चे को उठाना। फिर किम बोला, मिन तो बेकार बच्चा नहीं है, वो तो इस फार्म का पूरा काम करता है। इसके बाद किम ने पूछा, अच्छा वो एक और बच्चा जीहू, वो किसकी संतान है? ये सुनकर उसी परिवार की एक महिला हे गुस्सा हो गई और चिल्लाकर कहती है, क्यों, क्या एक विधवा संतान को पैदा नहीं कर सकती? और जीहू मेरी ही संतान है। अब आखिर में ये सब बातें सुनकर उस फिश फार्म के प्रेसिडेंट ने कहा, क्या ये तुम दोनों मिलकर प्लान करके कर रहे हो जिससे कि कुछ पैसे तुम्हें मिल जाए? इस बात से बॉस मिस्टर होंग को भी गुस्सा आ गया और वो किम को सबके सामने माफी मांगने को कहता है। किम ने सबके सामने माफी भी मांगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई और वो फिर से मिन के कमरे में आया। इसके बाद बॉस होंग ने उसे अच्छे से समझाया और उसे याद भी दिलाया कि इस परिवार से वो बीच बीच में घूस लिया करते हैं और अगर वो लोग इस परिवार के खिलाफ जाए तो उनके घूस लेने की बात भी सबके सामने आ जाएगी और फिर उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इसी के साथ होंग ने कुछ पैसे फिर से किम को दिए और किम भी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। इधर मिन एकटक उस पोस्टर को देख रहा होता है, लेकिन बेचारा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम जुंग को देखते हैं, जो अस्पताल से 2 इंजेक्शन लेकर आई है, जिसके ओवरडोज से इंसान की मौत भी हो सकती है और वो इस वक्त इसी इंजेक्शन से खुद को खत्म करने के बारे में सोच रही है। लेकिन तभी उसके पति के भाई और उसकी बीवी आती है। इसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट पे आते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन यहाँ भी जुंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए कुछ लम्हे अकेले में बिताने के लिए वो वहाँ से उठकर टहलने के लिए चली गई। जुंग के जाने के बाद कि वो लोग असल में एक परिवार की तरह नहीं बल्कि पैसों के लिए आए हैं। उन्हें मियोंग के लाइफ इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। उसी वक्त जुंग के फोन पर एक कॉल आया। जब मियोंग के भाई ने फोन उठाया तो उसे मिन के बारे में पता चला। दूसरी तरफ फोन में दरअसल ऑफिसर किम है, जो उसे आइलैंड में मिले मिन की खबर बता देता है और ये भी कि मिन और युनसू के एक ही तरह के एक ही जगह पर जन्म दाग है। ऑफिसर किम भी एक बच्चे का पिता है, इसलिए वो इस बात को दबा के ना रख सका और उसे लगा कि ये बात जुंग को पता होना जरूरी है। उसने ये भी कहा कि वो चुपचाप आकर मिन को यहाँ से लेकर चले जाए। 6 साल बाद कुछ खबर आई भी तो ऐसे इंसान के हाथ लगी जो कि खुद ही स्वार्थी और मतलबी है। मियोंग के भाई ने जुंग को इस कॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन जुंग उसी संस्था में काम करते सोंग के पास आई। सोंग ने उसे मियोंग की वही डायरी दी जिसमें मियोंग ने पूरे देश भर में युनसू को ढूंढने के सभी डिटेल्स मौजूद है। सोंग ने देखा कि जुंग एकदम ही टूट चुकी है, अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं रही, इसीलिए वो उसे अपनी कहानी सुनाता है। आप जानते हैं, छोटे में मैं भी गुम हो गया था और मुझसे कहा गया था कि मैं एक खेल के मैदान से गुम हुआ था, ठीक जैसे युनसू लापता हुआ था उसी तरह से। उसके बाद मुझे एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मैं ये कभी यकीन नहीं कर पाया कि मैं एक खेल के मैदान से यूं ही गायब हो गया और सारी जिंदगी बस मैं यही सोचता रहा कि मेरे माँ बाबा खुद ही मुझे उस खेल के मैदान में छोड़ गए। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने असली माँ बाबा को ढूंढना शुरू किया, उनसे अपने बचपन का बदला लेने के लिए। वो अपने असली माँ बाबा को बताना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि उनके बिना ही वो कितने अच्छे से बड़ा हुआ है, कितने अच्छे से उसे पाला गया है। और फिर ऐसे ही एक दिन उसे अपने असली माँ बाबा का पता चला, लेकिन उनसे मिलकर उसे पता चला कि उसके माँ बाबा ने उसे कितना ढूंढा और जब आखिर में वो अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए तो उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली और इसी गम में उसके बाबा भी चल बसे। उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ढूंढ कर भी आखिर में हार कर सब कुछ छोड़ दिया और उन्हें पता भी ना चला कि उनका बेटा लौट आया है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है।
इसीलिए सॉन्ग ने जुंग से कहा, कभी भी हार मत मानना। जैसे उसने अपने माँ बाबा को ढूंढ निकाला, ठीक वैसे ही एक दिन युनसु भी अपने माँ बाबा को जरूर ढूंढ निकालेगा। सॉन्ग की बातें सुनकर जुंग के अंदर दोबारा अपने बच्चे को ढूंढने की आशा लौट आई। अगले दिन फिश फार्म का वही परिवार मिन से सारा काम करवा रहे होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के पड़ोसी फार्म के लोग भी मिन से ही खुद का भी सारा काम करवाने के लिए उसे ले जाना चाहते हैं। और ये निर्दयी लोग खुद के स्वार्थ के लिए अपना सारा काम करवाने के बाद भी आसपास के लोगों के फार्म भी भेजा करते उनका सारा काम करने के लिए। अब यहाँ मियोंग का भाई जुंग को किसी और आदमी से फोन करवा कर कहता है युनसु का पता मिल गया है और उसके बारे में जानने के लिए उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे। उसके पति की मौत भी ऐसे ही एक टेक्स्ट की वजह से हुई थी। जुंग उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी मियोंग के भाई के लिखे नोट को पढ़कर उस आदमी ने कहा, युनसु की पीठ और कंधे पर जन्म का दाग है और उसके पैर का एक नाखून टूटा हुआ है। इतनी सारी चीजें मिल जाने से जुंग भी उस आदमी की बातों पर विश्वास कर लेती है और इसके बाद ही वो बैंक से सारा पैसा निकाल कर मेट्रो स्टेशन आती है। स्टेशन में एक आदमी उसके पास आकर उसके हाथ से पैसों का बैग लेकर एक कागज पकड़ाता है और उस आदमी ने उस पैसे के बैग को मियोंग के भाई को दे दिया। आजकल इस दुनिया में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता है तो सिर्फ पैसा। पैसा होगा तो अच्छी रिश्तेदारी होगी, नहीं होगा तो कोई रिश्तेदारी नहीं। खैर, अब जुंग ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें लिखा है, नाइबो आइलैंड इस फिश फार्म में जाकर मिन नाम के लड़के को ढूंढना। बिना देरी किए जुंग भी उस आइलैंड के लिए निकल पड़ी। उस फिश फार्म में आते ही उसकी बात होती है उसी महिला हे से, लेकिन हे ने बताया कि यहाँ मिन नाम का कोई लड़का नहीं रहता। अब इसके बाद जुंग ने वहाँ के सभी लोगों को अपने बेटे के गुमशुदा होने की पोस्टर दिखाई। यहाँ दूसरी ओर देखते हैं कि ऑफिसर होंग जंगल आया है शिकार पर और उसके साथ में है मिन, जीहू, चोई और वही पागल लड़का। शिकार के बाद मिन मरे हिरन को अपने कंधे पर धोकर ला रहा होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मिन थक कर नीचे गिर गया। चोई ने होंग को थोड़ा रुकने को कहा और फिर मिन का मुंह धोते वक्त मालूम चला कि उसे तो बुखार है। तभी होंग को हे का फोन आया। उसने जुंग के यहाँ आने की बात उसे बताई। अब ऑफिसर होंग सीधा उसी फिश फार्म में चला आया और सबसे कह दिया कि कोई भी अपना मुंह न खोले। पर इधर वही पागल चोई से कहता है कि वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि ये बताने पर उसे बहुत सारे पैसे इनाम में मिलेंगे और उस पैसे को लेकर वो यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सब उससे बहुत सारा काम करवाते हैं। लेकिन उसकी ये सारी बातें ऑफिसर होंग ने सुन ली और इसके बाद वो उसे बहुत मारता है। इस फार्म पे रह रहे सभी लोग ही बहुत ही अजीब है और सभी के अंदर छुपा हुआ है कोई अनकहा राज। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन है ये लोग जो कि जान पाएंगे बस कुछ ही देर में। अब रात को खाना खाते वक्त जुंग को पता चला कि होंग एक पुलिस ऑफिसर है और उसने बताया कि यहाँ मिन नाम का कोई भी बच्चा नहीं है। अब जुंग ने वही पोस्टर जीहू को दिखाकर उससे पूछा, क्या कहीं तुमने इसे देखा है? क्योंकि बड़ों पर तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन हे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उस पर चिल्लाने लगी और कहती है कि जीहू जैसे एक छोटे बच्चे को उसके बारे में क्या ही पता होगा। अब इसके बाद जुंग अपने होटल वापस आ गई। जुंग ने देखा कि उसके पैर का नाखून टूटकर उसमें से खून निकल रहा है और साथ ही साथ वो अपने पति मियोंग को सामने कल्पना करने लगी, जो उसे कहता है युनसु के पैर का नाखून भी इसी तरह ही टूट गया था। शायद ये युनसु का दिया हुआ कोई इशारा हो। शायद वो तुमसे कहना चाहता है कि हार मत मानो, यही युनसु को तुम ढूंढ पाओगी। इसके बाद ही जुंग दोबारा उसी फिश फार्म जाने के लिए निकल गई और यहाँ मिन को आज चेन से बांध कर रखा है। अब जुंग ने वहाँ मिन के जूते देखे, साथ ही देखा कि जीहू को उन्होंने एक कमरे में बांध कर रखा है। अब जुंग को शक होने लगा। इसके बाद एक और कमरे में उसे एक पोस्टर दिखा उसी पागल आदमी के बारे में, जिसे खून और बलात्कार के लिए पुलिस ढूंढ रही है। अब इसके बाद वो मिन के कमरे में पहुंची, जहां उसके सारे कपड़े और साथ ही वहां उसके गुम होने का वो पोस्टर देखकर यकीन में बदलने लगा। लेकिन तभी वहां होंग और बाकी लोग भी पहुंच गए। जुंग ने पूछा, ये कमरा किसका है? ये कपड़े और जूते किसके हैं? लेकिन उल्टा होंग ने कहा, तुम इतनी रात गए किसी और की प्रॉपर्टी में क्या कर रही हो? अगर चाहूँ तो इसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। ये सब धमकी देकर उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अब अपने होटल वापस आकर उसने खिड़की से देखा कि चोई उस पर नजर रख रहा है। अगली सुबह जुंग फिर से फिश फार्म आती है, सभी को अलविदा कहने
जाने से पहले उसने जीहू से कहा कि क्या वो उसे एक बार गले लगा सकती है। जीहू बिना कुछ बोले हे की तरफ देखता है। हे के परमिशन देते ही जीहू दौड़ कर आकर जुंग को कसकर पकड़ लेता है। जुंग भी उसे गले लगाते हुए बोली, माँ के साथ अच्छे से बर्ताव करना और अच्छे से रहना। जीहू तब उसके कान में फुसफुसा कर बोला, हे मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर तो जुंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ऑफिसर होंग भी वहाँ चला आया। जुंग को अब सब समझ आ चुका है कि यहाँ उसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिलेगी। अब वो अपने घर के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते वो बच गई। तब गाड़ी से उतरकर सामने एक लैंप पोस्ट पर वो युनसू के लापता होने की पोस्टर देखती है और ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने जब ऑफिसर होंग से पूछा था तो उसने कहा था कि इस शहर में उसने ऐसा कोई पोस्टर देखा ही नहीं है। उसने अपना मन बदल लिया और दोबारा लौट आई उसी फिश फार्म। अब यहाँ जीहू ने आकर मिन के पैर पर बंधा चेन खोल दिया और उसे बताया कि उसकी माँ यहाँ आई थी। ये सुनकर वो चिंता करने लगा। उसका मन उदास हो गया। रात में जब सब सो रहे होते हैं, वो जीहू को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और यहाँ एक और राज सामने आया कि ऑफिसर होंग और हे के बीच नाजायज संबंध है, इसीलिए वो हर वक्त उनके सपोर्ट में बात करता। इतने में उन्हें पता चला कि जीहू और मिन भाग गए हैं। संग ही संग सभी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल गए। उन्हें देखकर जुंग भी उनका पीछा करती है। यहाँ दोनों बच्चे बहुत ही डरे सहमे हैं। तभी ऑफिसर होंग ने उन्हें पकड़ लिया। वो मिन के हाथों में हथकड़ी पहनाने ही वाला होता है। तभी मिन को देख जुंग जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी उसकी तरफ जैसे ही देखते हैं, इसी मौके पर मिन खुद को होंग से छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ और सीधा समंदर की ओर भागने लगा। सभी उसका पीछा करते हैं, पर मिन किसी भी हाल में नहीं रुकता और समंदर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। जुंग जब मिन के पास जाने लगी तो सभी उसे रोक लेते हैं, क्योंकि सामने जाना खतरे से खाली नहीं। जुंग चिल्लाते हुए बस यही कह रही है, युनसू तुम मेरे पास लौट आओ, तुम्हारी माँ आ गई है। मुझे पता है मैंने बहुत देरी कर दी आने में, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। पर यहाँ मिन फार्म के लोगों को देख इतना ही डरा हुआ है कि माँ के रहने के बावजूद वो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इतना खौफ उस बेचारे मासूम के मन में है। आखिरकार मिन ने माँ कहकर पुकारा, लेकिन तभी समंदर की ऊंची लहरों ने अपने अंदर समा लिया उस छोटे से बच्चे को और साथ ही उसकी सभी पीड़ा को भी। आंखों के सामने 6 साल बाद मिले अपने बच्चे को इस तरह खोता देख जो खुद को संभाल नहीं पाती और वही बेहोश हो गई। अगली सुबह होश आने पर वो अपने बेटे युनसू की खोज करती रहती है। हे बोली, तुम क्या पागल हो गई हो? कल रात जो मारा गया था वो युनसू नहीं मिन है। जुंग चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला। जिस पर ऑफिसर होंग बोला, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इस बात को भूलना मत। पहले मिन की बॉडी तलाश करनी होगी और तुमने तो मिन को करीब से भी नहीं देखा है कि मिन ही तुम्हारा बेटा है कि नहीं। अब जुंग चिल्लाकर बोली, होंग ने उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई थी, तुम लोगों ने ही उसे मारा है। इतने में होंग ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जुंग सीधा घर के अंदर घुस गई। अब यहाँ ऑफिसर होंग चिंता में पड़ गया है। अगर जुंग ने पुलिस को कुछ भी कहा और पुलिस को ये बॉडी मिल गई तो उन सबको ही जेल जाना होगा, क्योंकि मिन के हाथों में होंग की हथकड़ी लगी हुई है। तभी वही पागल आदमी अचानक से बोल पड़ा, जुंग को मार देने से ही तो और कोई सबूत ही नहीं बचेगा। इसी दौरान जुंग जीहू को लेकर घर से बाहर आई और तभी यहाँ का सबसे अच्छा, सबसे दयालु आदमी मिस्टर चोई पीछे से जुंग के सर पर जोर से वार करता है। असल में उसे डर है कि अगर पुलिस का झमेला हुआ तो ये फिश फार्म बंद हो जाएगा और उसे कहीं और कोई काम नहीं देगा, क्योंकि चोई भी एक जेल से निकला हुआ कैदी है। पैसे ना होने से वो अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकेगा, लेकिन उसके इस काम से ऑफिसर होंग उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसने ये फैसला अकेले ही ले लिया। अब इसके बाद होंग उसी पागल से कहता है, जुंग को उठाकर समंदर में फेंकाओ। इतना कहने के बाद होंग प्रेसिडेंट के पास आया और अपनी चिंता जाहिर की मिन की बॉडी को लेकर। प्रेसिडेंट बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिन की बॉडी समंदर की लहरों में तैरते हुए फिर से उनके पास इस चट्टान के पास लौट आएगी, क्योंकि समंदर में फेंका गया सारा सामान ही उस जगह आकर जमा होती है। अब यह वही पागल जुंग को बोट से समंदर के बीच ले आया। उसने जुंग के बैग में वही 2 इंजेक्शन देखा
जिसे जुंग खुदकुशी करने के लिए लाई थी। उस पागल को लगा कि शायद ये नशा करने की इंजेक्शन है। अब यहाँ होश में आई जुंग उसे जानना चाहती है कि मिन कैसा था। पागल बोला, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता था और उसने अपनी सारी ड्राइंग वही बनाई है जहाँ उसे कैद करके रखा गया था। इसी मौके पर जुंग ने एक इंजेक्शन उस पागल के शरीर में लगाकर उसे मार डाला। इसके बाद वो मिन की उस जगह जाकर उसके बनाए सभी ड्राइंग्स देखती है और बहुत रोती है। अब वो होंग के पास आई उसे मारने। दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। होंग उसे बहुत मारता है और इसके बाद जब वो उसे बंदूक से मारने गया तब जुंग उसके पैर में चाकू से हमला कर देती है और बंदूक अपने हाथ में लिए जीहू को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। लेकिन रास्ते में जोई और प्रेसिडेंट दोनों उसका रास्ता रोक लेते हैं। जुंग बंदूक से दोनों पर हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इधर होंग दोबारा बंदूक लेकर उसका पीछा करता है। भागते भागते वो दोनों दूर आ पहुँचे, लेकिन पीछे पीछे होंग भी गोली मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। तभी एक गोली नीचे कीचड़ में जा गिरी। उसने उसी कीचड़ से सने गोली को जब दोबारा बंदूक में डालकर ट्रिगर दबाया तो वो ब्लास्ट होकर उसके ही आंख में लग जाती है। इसी मौके में जुंग भागकर बहुत दूर निकल आए। उन्हें एक बोट भी मिला, लेकिन तभी वहाँ भागने से पहले ही होंग पहुंचा और जुंग को हथकड़ी पहनाकर उसी बोट पर लगा दिया। इसके बाद जीहू को पकड़ते वक्त जुंग ने जैसे तैसे हथकड़ी खोलकर उसे ही जोंग के हाथों में लगा दिया और इसके बाद दोनों बोट से वहाँ से निकल जाते हैं। होंग चिल्ला चिल्ला कर अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है। रात में पानी में ज्वार की वजह से होंग डूबकर वही मारा गया। अगली सुबह पुलिस वहाँ आती है। इधर जीहू जोंग के गोदी में सर रखकर बड़े आराम से सो रहा है। जीहू बोला, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं दोबारा लौटूंगी। जुंग ने कहा और फिर जीहू ने उससे प्रॉमिस लिया। अब जुंग समंदर किनारे आई और उसी बचे एक इंजेक्शन से खुद की जिंदगी खत्म करना चाहती है। आज उसने सब कुछ खो दिया। 6 साल पहले अपने बच्चे को खोना, जिसे ढूंढते ढूंढते उसके पति की भी जान चली गई और इतने साल बाद जब उसे अपना खोया बच्चा दोबारा मिला तो वो भी मारा जा चुका है। अब उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है। वो खुद को खत्म करने ही जाती है कि तभी उसे युनसू की बॉडी नजर आई जो समंदर से बहकर यहाँ पहुँची है। जुंग ने भागकर उसे कीचड़ से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वो बहुत ज्यादा रो रही है। तभी उसने देखा कि इस लड़की के पैर के नाखून टूटे हुए नहीं है। इसका मतलब कि मिन उसका बेटा नहीं है। ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। एक मासूम निष्पाप बच्चे की मौत उसे पिघला दे रही है और साथ ही उसके बच्चे की बचे रहने की संभावना उसे एक और आशा देती है। उसके आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। कुछ दिन और बीत गए और जुंग ने उस बच्चे जीहू को अपने बच्चे की तरह गोद ले लिया है। लेकिन युनसू की खोज अभी भी जारी है। आज वो उसे दोबारा से ढूंढने निकली है। तभी जीहू का फोन आया। माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। कल मैंने सपने में मिन को देखा, जहाँ उसने मेरे साथ काफी खेला और जाने से पहले उसने कहा कि मुझे भूल मत जाना। आज जुंग जिस बच्चे को देखने आई है उसके भी कंधे पर युनसू की तरह ही जन्म दाग है। लेकिन क्या ये असल में युनसू ही है? ये हमें कहानी में एक पहेली की तरह छोड़कर इस कहानी की यही समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।